हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़े थे और क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर 6 को समझे थे। आज का चैप्टर 7 हम लोग 50 सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग पिछले 6 वीडियो देखकर आए होंगे और अपने ज्ञान को एनहेंस किए होंगे। चलिए, तो आज हम आप क्वेश्चंस के माध्यम से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है सुरक्षा का पारंपरिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है। सुरक्षा का पारंपरिक दृष्टिकोण, देखिए, सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण है और आधुनिक दृष्टिकोण है। पारंपरिक मतलब पुराना दृष्टिकोण और आधुनिक मतलब आज का नया दृष्टिकोण। तो सुरक्षा का पुराना दृष्टिकोण जो था वह क्या देखता था? सुरक्षा का पुराना दृष्टिकोण क्या देखता था? तो सुरक्षा का पुराना दृष्टिकोण राज्य को अधिक महत्व देता था। तो पारंपरिक दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। इसका संबंधित है, सुरक्षा का पारंपरिक दृष्टिकोण राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य खतरा क्या है? पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य खतरा क्या था? पारंपरिक में पुराने समय में मुख्य खतरा किससे था? तो मुख्य खतरा सैन्य आक्रमण का था। क्या था? सैन्य आक्रमण का, यानी दूसरे देश की सेना हमारे अपने देश पर हमला न कर दे, यही मुख्य खतरा था। गरीबी, बीमारी और प्रदूषण, ये आज के आधुनिक खतरे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, मानव सुरक्षा की अवधारणा किस पर बल देती है? मानव सुरक्षा की अवधारणा किस पर बल देती है? तो मानव सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति विशेष पर बल देती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपारंपरिक सुरक्षा खतरा है? निम्नलिखित में कौन अपारंपरिक सुरक्षा खतरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है पारंपरिक नहीं है, अपारंपरिक नहीं, आधुनिक खतरा के रूप में आतंकवाद उभर कर सामने आया है। युद्ध, सीमा विवाद और सैन्य गठबंधन, युद्ध, सीमा विवाद और सैन्य गठबंधन ये पारंपरिक खतरे हैं, लेकिन आतंकवाद जो है अपारंपरिक यानी आधुनिक खतरा में आता है। अगला है, सुरक्षा का संबंध किससे है? सुरक्षा का संबंध किससे है? तो सुरक्षा का मतलब होता है खतरों से मुक्ति। क्या होता है? सुरक्षा का मतलब होता है खतरों से मुक्ति। अगर हम खतरे से मुक्त हो जाएंगे तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शक्ति संतुलन का संबंध किससे है? शक्ति संतुलन का संबंध किससे है? तो शक्ति में संतुलन क्यों आवश्यक है? शक्ति में संतुलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक देश दूसरे देश पर हावी न हो। एक देश से दूसरे देश स्वयं को बचाने के लिए शक्ति संतुलन की अवधारणा आती है, यानी इसमें सैन्य संतुलन की बात की जाती है। यानी एक देश चाहता है कि हम दूसरे देश हमसे ताकतवर न हो, शक्ति संतुलन में रहे, इसे ही कहते हैं शक्ति संतुलन की स्थिति। यानी शक्ति संतुलन का मतलब है सैन्य संतुलन, सैनिक शासन की संतुलन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गठबंधन का उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य क्या है? तो जो पारंपरिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो जो सरकारें थी वह एक दूसरे के साथ गठबंधन अलायंस बनाती थी ताकि युद्ध ना हो। क्या हो? युद्ध ना हो। युद्ध को रोकने के लिए सरकारें गठबंधन बनाती थी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है, निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट का अर्थ क्या है? निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? तो निरस्त्रीकरण का मतलब है निरस्त्रीकरण, हथियार को छोड़ देना, यानी हथियार का त्याग करना ही क्या कहलाता है? निरस्त्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। कह रहा है, शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? बात ही कर रहा है नियंत्रण करना, यानी क्या सेना को समाप्त करना, नियंत्रण की बात कर रहा है। व्यापार को बढ़ाना, युद्ध करना नहीं, हथियारों का नियमन करना, हथियारों को कंट्रोल करना शस्त्र नियंत्रण का काम अर्थ होता है। अगला है, विश्वास बहाली का उद्देश्य क्या है? विश्वास बहाली उपाय का उद्देश्य क्या है? पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, विश्वास बहाली का उद्देश्य क्या है? तो अविश्वास को बढ़ाना नहीं, युद्ध करना नहीं, विश्वास को बढ़ाना, हाँ एकदम। यानी एक राज्य दूसरे राज्य पर विश्वास करेंगे, विश्वास मिलेंगे कि हम एक दूसरे पर आक्रमण या हमला नहीं करेंगे, इसे ही क्या कहते हैं? विश्वास बहाल करना
कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आएंगे, मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा किससे संबंधित है? मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा किससे संबंधित है? हिंसा से सुरक्षा। इसे हिंसा से सुरक्षा मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा में शामिल है। मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा में क्या सम्मिलित है? व्यापक मतलब पूरा ओवरऑल सुरक्षा में भूख भी शामिल है, बीमारी भी शामिल है, यानी बेरोजगारी। भूख से सुरक्षा, बीमारी से सुरक्षा और बेरोजगारी से सुरक्षा, तब क्या कहेंगे? तब इसको व्यापक यानी पूरा ओवरऑल सुरक्षा की बात करेंगे। यानी उपरोक्त में से सभी क्या है? व्यापक सुरक्षा की बात करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद किस प्रकार का खतरा है? आतंकवाद किस प्रकार का खतरा है? तो क्या पारंपरिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है? नहीं, अपारंपरिक खतरा है। क्या है? अपारंपरिक खतरा। परंपरा में तो सीमा विवाद वगैरह आते थे, लेकिन आतंकवाद है, ये नया उभर कर सामने आया है। तो आतंकवाद अपारंपरिक खतरा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस प्रकार का खतरा है? यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा दिन प्रतिदिन मौसमी चरम मौसमी घटनाएं हो रही है, घटित हो रही है, यह किस प्रकार का खतरा है? तो यह पर्यावरण से संबंधित खतरा है। अगला क्वेश्चन, एड्स किस प्रकार का खतरा है? सुरक्षा खतरा है। एड्स किस प्रकार का सुरक्षा खतरा है? सैन्य है, स्वास्थ्य संबंधी है, बीमा संबंधी है, या राजनीतिक है? तो एड्स जो है यह स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। कैसा खतरा है? स्वास्थ्य संबंधी खतरा है। अगला है, सहयोगात्मक सुरक्षा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का आधार है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का आधार क्या है? सहयोग करने वाले। सहयोग से ही क्या होगा? कोऑपरेटिव सहयोगात्मक सुरक्षा की अवधारणा प्रबल होगी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा रणनीति का एक प्रमुख तत्व है। भारत की सुरक्षा रणनीति का एक प्रमुख तत्व क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सुरक्षा रणनीति का एक प्रमुख तत्व क्या? अलगाववाद है, उपनिवेशवाद है, या साम्राज्यवाद है? तो विकास है। यानी भारत की सुरक्षा रणनीति का एक प्रमुख तत्व विकास है। यानी भारत की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब भारत विकसित होगा, यानी जब भारत विकास करेगा। यानी भारत विकास करता रहे, भारत सुरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा किस युग में प्रमुख थी? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा किस युग में प्रमुख थी? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा तो इस किस युग में? शीत युद्ध में, वैश्वीकरण में, औद्योगिक क्रांति में, या सूचना युग में? तो शीत युद्ध में। किसमें? शीत युद्ध में पारंपरिक अवधारणा प्रमुख थे। शीत युद्ध कब से कब हुआ था? आप लोग कमेंट बताइए। शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइए। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज्य की संप्रभुता का संबंध किससे है? राज्य की संप्रभुता का संबंध किससे है? राज्य की संप्रभुता का संबंध किससे है? तो इसका मतलब होता है स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। यानी संप्रभु शक्ति राज्य सरकार में जब होगी तो सरकार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगी, तो उसे संप्रभु सरकार कहते हैं। अगला है, राज्य के 4 अंग में जो संप्रभुता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। राज्य के 4 अंग कौन कौन है? भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और वहाँ लोग होने चाहिए, जनता होनी चाहिए, और उसके पास उस सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए। 20 नंबर, पर्यावरणीय क्षरण किस प्रकार का खतरा है? पर्यावरणीय क्षरण किस प्रकार का खतरा है? तो यह अपारंपरिक खतरा। कैसा खतरा है? अपारंपरिक खतरा है। अगला है, मानव सुरक्षा शब्द को लोकप्रिय बनाने वाली संस्था है। मानव सुरक्षा शब्द को लोकप्रिय बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगला है, युद्ध को रोकने की नीति कहलाती है। युद्ध को रोकने की नीति क्या कहलाती है? युद्ध को रोकने की नीति प्रतिरोध का, डिटेरेंस क्या कहलाती है? डिटेरेंस यानी प्रतिरोध कहलाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, सीमा सुरक्षा किस श्रेणी में आती है? सीमा सुरक्षा किस श्रेणी में आती है? तो सीमा सुरक्षा पारंपरिक श्रेणी है। क्या है? पारंपरिक श्रेणी है, यानी पुरानी सुरक्षा की अवधारणा है। अगला है, निम्न में से कौन वैश्विक खतरा है? 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैश्विक खतरा है? जलवायु परिवर्तन विश्व से संबंधित है, गरीबी विश्व से संबंधित है, महामारी विश्व से संबंधित है, या इनमें सभी? तो इनमें से सभी। तो सभी जो है वैश्विक खतरा के रूप है। अगला है, सुरक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, सुरक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का व्यापक अर्थ है केवल सैन्य सुरक्षा। केवल 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 नहीं, व्यापक मतलब सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षा क्या कहलाता है? व्यापक सुरक्षा का मतलब होता है।
देखिए PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछा चुका है। मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा में क्या शामिल है? मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा में क्या शामिल है? भूख शामिल है, रोग शामिल है, गरीबी शामिल है, या सभी शामिल है? तो व्यापक जहाँ शब्द आएगा तो इसका मतलब सभी होता है, तो सभी शामिल है, यानी ओवरऑल शामिल कर रहा है ना। CBM का पूरा नाम क्या होता है? 27 नंबर क्वेश्चन है। CBMs, CBMs का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स। क्या है? कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स क्या है? तो एक राज्य दूसरे राज्य पर कॉन्फिडेंस करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, और वह दूसरा राज्य भी क्या करता है? भरोसा दिलाता है। तो इसे CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? हथियारों का नियंत्रण करना, हथियारों का त्याग देना, हथियारों का उत्पादन, हथियारों का व्यापार। उत्पादन तो नहीं होगा, व्यापार तो नहीं होगा, त्यागना होगा क्या, या नियंत्रण होगा? तो शस्त्र नियंत्रण। जब शस्त्र नियंत्रण आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? नियंत्रण होता है। लेकिन हथियारों का त्याग, निरस्त्रीकरण मतलब हथियार को निरस्त कर देना, समाप्त कर देना होता है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। भारत की सुरक्षा रणनीति में किसे महत्व दिया गया है? भारत की सुरक्षा रणनीति में किसे महत्व दिया गया है? तो राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया गया है। किसे दिया गया है? राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया गया है। अगला है गरीबी किस प्रकार का खतरा है? गरीबी किस प्रकार का खतरा है? तो गरीबी अपारंपरिक खतरा है। क्या है? अपारंपरिक, यानी अभी ये जो है पारंपरिक नहीं है, अपारंपरिक खतरा है ना। अगला है 31 नंबर। महामारी का उदाहरण है, महामारी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन कौन जो है महामारी का उदाहरण है? तो कोविड-19 तो है, अभी हम लोग देख चुके हैं इसको। एड्स महामारी हो सकता है, डेंगू हो सकता है। तो डी 31 का महामारी का सभी महामारी में शामिल होते हैं। अगला पारंपरिक सुरक्षा का केंद्र है, पारंपरिक सुरक्षा का केंद्र है। तो पारंपरिक सुरक्षा का केंद्र राज्य है, यानी राज्य के इर्द गिर्द पारंपरिक सुरक्षा घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन है नाटो किस प्रकार का संगठन है? नाटो किस प्रकार का संगठन है? क्या आर्थिक संगठन है? नहीं है। सांस्कृतिक है? नहीं है। पर्यावरणीय है? नहीं है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है, देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? सुरक्षा अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? क्या सुरक्षा में खतरा का अध्ययन किया जाता है, कला का अध्ययन किया जाता है, साहित्य का, या धर्म का? तो खतरा, यानी हमें सुरक्षा किसे चाहिए? जो हमारे समक्ष खतरा है उससे हमें सुरक्षा चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत की परमाणु नीति का आधार है। 35 नंबर क्वेश्चन है भारत का परमाणु नीति का आधार है, यानी भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसी है? तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी भारत जो है, भारत के पास जो परमाणु बम है, भारत के पास परमाणु बम है, वह भारत पहले अपने तरफ से किसी पर हमला नहीं करेगा। भारत की नीति है कि हम पहले इस्तेमाल इसका नहीं करेंगे, अगर हम पर कोई इस्तेमाल करता है तो उसके दो गुने 3 गुने प्रभाव से क्या करेंगे? जवाब देंगे। तो इसे कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी पहले प्रयोग न करने की नीति भारत की परमाणु नीति में शामिल है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आवश्यक है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए क्या आवश्यक है? सहयोग आवश्यक है, युद्ध आवश्यक है, अलगाव आवश्यक है, या प्रतिबंध आवश्यक है? तो सहयोग, यानी सभी देश सहयोग करेंगे तभी आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। युद्ध से तो आतंकवाद जन्म लेता है। अगला है 37 शरणार्थी समस्या किस प्रकार का खतरा है? क्या सामाजिक खतरा है, मानव सुरक्षा खतरा है, अपारंपरिक खतरा है, या सभी है? तो सामाजिक, समाज को भी इससे खतरा होता है, मानव को भी खतरा होता है, और यह अपारंपरिक यानी नए खतरे के रूप में सामने आया है शरणार्थी की समस्या। तो इस प्रकार का यह सभी हो जाएगा, सभी खतरों के प्रकार में शामिल हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक सुरक्षा का संबंध किससे है? वैश्विक सुरक्षा का संबंध किससे है? यानी वैसा सुरक्षा जिसका संबंध पूरे विश्व से हो, पूरा दुनिया से हो, उसे क्या कहते हैं? वैश्विक सुरक्षा का कहते हैं। अगला है सुरक्षा का अर्थ क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का अर्थ है खतरे से अभाव, यानी जब हमारे सामने कोई खतरा नहीं होगी यानी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, यही है सुरक्षा का अर्थ, है ना। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप सुने पढ़े हुए उसमें क्या कह रहा है?
कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम बाहर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटित होने की संभावना होती है। तो यही क्या असुरक्षा की भावना, इसीलिए क्या लाइए सरकार एक रूल ऑफ लॉ लाया गया, कानून का शासन लाया गया है कि हम सुरक्षित महसूस कर सके, है ना। अगर किसी का जॉब नहीं होता है तो वो असुरक्षित महसूस करता है, कोई पढ़ नहीं पाता है तो वो असुरक्षित महसूस करता है ना। ये सब असुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस नीति का समर्थक है? भारत किस नीति का समर्थक है? तो भारत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का समर्थक है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व मतलब शांति से सभी लोग साथ साथ रहें। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव सुरक्षा का संबंध किससे है? मानव सुरक्षा का संबंध किससे है? मानव सुरक्षा का संबंध किससे है? तो मानव सुरक्षा का संबंध व्यक्ति से है। किससे है? मानव सुरक्षा का संबंध व्यक्ति से है। किससे है? मानव सुरक्षा का संबंध व्यक्ति से है ना। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरणीय सुरक्षा किससे संबंधित है? पर्यावरणीय सुरक्षा क्या जलवायु से संबंधित है, जंगल से संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है, सभी से? तो पर्यावरण में सभी शामिल होते हैं। तो 42 का हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक सुरक्षा में किसे महत्व दिया जाता है? सहयोगात्मक सुरक्षा में किसे सहयोग कैसे होगा? संवाद यानी बातचीत करके, विश्वास बहाली करके, सहयोग करके, या सभी? तो सभी द्वारा क्या होगा? सहयोगात्मक सुरक्षा होगा। अगला है, अपारंपरिक सुरक्षा एक उदाहरण है। अपारंपरिक सुरक्षा एक उदाहरण है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसका है? आतंकवाद का, महामारी का, या पर्यावरणीय संकट का, या सभी का? तो ये तीनों जो है क्या है? अपारंपरिक सुरक्षा के रूप हैं। अगला है, भारत की सुरक्षा रणनीति का लक्ष्य क्या है? भारत की सुरक्षा रणनीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय विकास करना है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है, सुरक्षा बनाए रखना है, या सभी करना है? तो भारत की सुरक्षा रणनीति का लक्ष्य तीनों है, राष्ट्रीय विकास भी करना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना, और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? हथियारों का नियमन करना, हथियारों को विस्तार करना, युद्ध करना, या कोई नहीं? तो हथियारों का नियमन करना, हथियारों को रेगुलेट करना शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, परमाणु हथियार किस प्रकार की सुरक्षा से जुड़े हैं? परमाणु हथियार किस प्रकार की सुरक्षा से जुड़े हैं? क्या पारंपरिक सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, मानव सुरक्षा, या पर्यावरण सुरक्षा? तो सैन्य सुरक्षा। किससे? सेना ही तो उसका इस्तेमाल करती है ना, तो सैन्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व के लिए सुरक्षा खतरा है, आर्थिक अवसर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व के लिए सुरक्षा खतरा है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा में शामिल है। सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा में क्या शामिल है? पर्यावरण शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, मानवाधिकार शामिल है, सभी शामिल है? सभी शामिल है। यानी आधुनिक अवधारणा में कैसे कैसे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? तो देखिए, पर्यावरणीय क्षति हो रही है, इतने आपदा आ रहे हैं ना, लोग सूखा पड़ रहा है, कभी अधिक बारिश ही हो जा रहा है। तो क्या है? पर्यावरणीय आधुनिक आजकल की समस्या है, आधुनिक है। स्वास्थ्य संबंधी कितने, जैसे कोविड आ गया, एबोला वायरस आ गया, ये सब हंटा वायरस आ गया, ये सब क्या है? स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षा है। मानव अधिकार, राइट्स, लोगों को अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये आजकल के आधुनिक अवधारणा में शामिल है, ये सुरक्षा के आधुनिक धारणा है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, समकालीन विश्व में सुरक्षा की नई चुनौतियां क्या हैं? समकालीन विश्व में सुरक्षा की नई चुनौतियां क्या हैं? क्या आतंकवाद है, महामारी है, या जलवायु परिवर्तन है? तो सभी है। क्या है? समकालीन विश्व में सुरक्षा की नई चुनौतियां सभी हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 PYQ प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आपसे यह आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि एग्जाम के समय रिविजन करने में आपकी सहायता हो, है ना। तब तक फिर कल हम लोग फिर चैप्टर 8 के वीडियो को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।